आप जो पढ़ना है नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोले तो तंत्रिका तंत्र। ये तो आसान है, जब हड्डी पढ़ लिए, हड्डी के अंदर नस है तो ये आसान है। इसका चित्र बनाना भी आसान है। दीपावली में जब नहीं हम लोग ट्यूनिंग बल्ब लगाते हैं तो बहुत सारा तार एक जगह हो जाता है, तो सब तार का यहाँ पर एंट्री है। उस समय हम लोग पढ़े कि सब तार का यहाँ पर एंट्री है, लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, जब ब्रेन पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको उल्टा पढ़ेंगे। हम लोग ये पढ़ेंगे कि मानेंगे कि सब तार यहाँ से निकल रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझ लीजिए, हम लोग जब हड्डी पढ़े तो हर जगह से तार ला के ऊपर फेंके तो लगा कि यहाँ तक तार का कनेक्शन था, इसमें लाके जोड़ दिया गया, तब उसमें लाइट आ गया। लेकिन नहीं, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको ऐसे सोचिएगा कि ब्रेन में सारा तार है कंट्रोलिंग पावर के बाद, और वहाँ से एमसीबी से ना तार सब जगह जाएगा, उल्टा भी होता है, सब जगह से तार आया एमसीबी में, लेकिन बेसिकली काम तो यही करेगा, सेंट्रल प्रोसेसर सिस्टम। तो यह क्या है, हमारे शरीर का सीपीयू है ना, सारा कुछ यहीं पर होना है। तो ये तार और यहाँ पर ये हमारा चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो ब्रेन का ये जो पार्ट है ना, यहीं पे थोड़ा सा ऐसे रहता है, और ये जो पीछे में इतना टोपी नहीं बना रहता है, ऐसे रहता है। अब ये जो पार्ट है ना, यहाँ तक इसको खोपड़ी मिलता है, जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, क्रेनियल, जिसमें 8 हड्डियाँ थी, ठीक है। तो ये जो 8 हड्डियों का जो पार्ट था, या यहाँ तक तो इसको हड्डी का पता नहीं भगवान क्यों ऐसा किए, और इधर खोपड़ी नहीं दिए। यहाँ देखिए, यहाँ सॉफ्ट रहता है, जबकि ब्रेन यहाँ पे रहता है, सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन यहीं पे रहता है। लेकिन इसलिए छोटा मगज, इसको मत मारना नहीं कहता है नाना पाटेकर, तो वही चीज़ है, यहाँ छोटा मगज रहता है, ठीक है। अब ये क्रेनियल 8 हड्डी से बना है, कितनी हड्डी से, 8 हड्डी से, लेकिन इसके अंदर में भाग 6 होते हैं। देखिएगा तो उतना बढ़िया तो बनेगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे करके इसमें 6 डिवीजन होता है ना। ये लेकिन जो आप देख पा रहे हैं ये अपर डिवीजन है, ये एक ही का 6 डिवीजन है। जैसे जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है, इट अकाउंट्स फॉर 66% ऑफ द ब्रेन, यानी कि 2/3 नहीं हो गया, 2/3 हो गया ना, 3 में 2 भाग ये होता है, और उसी का ये 6 भाग होता है। क्योंकि ब्रेन में आप ये जो देख रहे हैं ना, अपर पार्ट को देख पा रहे हैं, इसके नीचे में दूसरा होता है, उसके नीचे तीसरा होता है, और यहाँ पर आके आखिरी होता है, समझ गए। ये ऊपर से नीचे ऐसे क्रम में चलता है, ये और ये मोटा मोटी है चलता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है। बात समझ आ रही है। ये नहीं सोचना कि ब्रेन को आगे से ऐसे काटे, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो अग्र यहाँ पे, पश्च यहाँ पे, मध्य, ऐसा नहीं होता है। अग्र का ही यह पश्च भाग है, जिसको डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क पश्च। बात समझ में आ रहा है, यानी यह अग्र मस्तिष्क है, और इसका यह पीछे का भाग है, और यह मध्य मस्तिष्क है, और यह जो है निम्न मस्तिष्क है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, समझ में आ गया बात क्या कहना चाह रहा है, कि ब्रेन हल्का सा ओवल टाइप का बना होता है, और इसमें विभाजन भी ऐसे ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? हाँ, इसीलिए ना किसी जगह हुआ कि ब्रेन में हेमरेज हो गया है, तो लोग सोचता है कि ऊपर वाला तो है, खोल के कर देगा, इसमें यदि कहीं कुछ होगा तो कर देगा, लेकिन इसके नीचे होगा तो बोला जय श्री राम, हमारा अभी विज्ञान उतना बढ़ा नहीं है, कुछ हो जाएगा तो 50-50 रिस्क बोलता है डॉक्टर साहब। क्योंकि हम ये सब चीज़ तो पढ़े तो हैं ही, लेकिन इतना हॉस्पिटल में टाइम बिताए हैं कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से जानते हैं। अब क्या है कि ये जो ब्रेन का पार्ट है, तो इसके ऊपर में हड्डी कौन सा है, क्रेनियम। क्रेनियल को जो हड्डी है उसको क्रेनियम बोलते हैं, मॉ, क्रेनियल में लास्ट में मॉ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे यदि सीधे ब्रेन दे देगा, तो ब्रेन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि यदि किसी चीज़ में टच किया, यदि गड़बड़ सड़बड़ है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए हड्डी है, कहीं हेलमेट नहीं पहने या गिरे, बस टूट गया, बस तुरंत ही मिट्टी उट्टी घुस जाएगा ब्रेन में, है ना। तो इसीलिए हेलमेट क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन बचा रहा है, बाकी सब में चोट टाट लगा कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में यदि हो गया ना तो कोई उपाय नहीं है। क्यों? इसका दो कारण है। एक कारण तो यह है कि तंत्रिका कोशिका एकमात्र कोशिका है शरीर में जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। यानी आपके पास जितना है जिंदगी भर उतना से ही काम चलाना है, विभाजन नहीं होता है। यानी कि इसमें यदि एक बार खराब हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा। इसीलिए ब्रेन में जब इंजरी हो जाती है या ब्रेन में कुछ डिफॉर्मेशन आता है तो बहुत रेयरली ठीक होता है। क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में फर्दर डिवीजन नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाने के लिए क्या किया कि 10% इसी का एक मतलब क्या बोलते हैं क्लोन टाइप का बना के छोड़ दिया कि 10% केसेज में जो क्लोन जो है यदि रिप्लेस कर लेगा इस बात को तो हो सकता है। लेकिन 90% जब गड़बड़ी है तो 10% से क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ब्रेन को बहुत ही सेफ्टी से बचाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद मेनिंजिस करके एक परत होता है, क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। तो इस परत में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। बुखार उखार के केस में या किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो कि इधर नस से घुस गया कोई और यहाँ जाके इसमें इन्फेक्शन, इसको बचाने के लिए पूरा उपाय किए हुए हैं, लेकिन एक तो इधर से आया मुंह हाथ कान से होते हुए अपना घुस गया इसमें, तो बोला कि इसको मेनिंजिस मतलब मेनिंजाइटिस हो गया है। उसी तरीके से इसमें एक इंसेफ्लॉन करके एक होता है, डाई इंसेफ्लॉन, इसका एक पार्ट होता है ब्रेन का, और वहाँ जाके इन्फेक्शन कर दिया तो बोलेगा इसको इंसेफ्लाइटिस हो गया। समझ आया? तो चीज़ें उतनी कठिन नहीं जितना कठिन सुनने में लगता है। अब समझ आ रहा है कि ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर में एक हल्का सा झिल्ली नुमा कवच है, इसको कहते हैं मेनिंजिस, और उसमें इन्फेक्शन होगा तो मेनिंजाइटिस। ब्रेन का ही एक भाग है डाइंसेफ्लॉन, क्या नाम है उसका? डाइंसेफ्लॉन। उसमें यदि इन्फेक्शन हो गया इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तो एक हो गया क्रेनियल हड्डी, हड्डी के बाद झिल्ली, और झिल्ली के बाद ये ब्रेन। अब ब्रेन कभी भी यदि किसी का ब्रेन ऐसा है और किसी का ब्रेन ऐसा है, कौन ज़्यादा तेज होगा? जी ज़्यादा तेज होगा। लेकिन इसका ब्रेन ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो लल है। खांचा नहीं रहेगा ना तो तेजी नहीं रहेगा। क्यों खांचा से तेजी बढ़ेगा? गेस कीजिए और दिमाग लगाइए। शुभम बताइए, वैज्ञानिक तरीके से बताइए, कुछ सोचिए। जब हम किसी चीज़ में गर्त बना रहे हैं, ऊंचाई बना रहे हैं, तो और एक ऐसे बना रहे हैं, तो इसका एरिया सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया में कितना फ़र्क है? तो सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है ना उसका। गुजरात का तटीय रेखा क्यों ज़्यादा हो जाता है? खांचा बना हुआ है, सरफेस खींचिएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो वही भूगोल विज्ञान से अलग थोड़ी है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, खांचा है तो सरफेस एरिया क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो ब्रेन का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो तेज होगा, ठीक है। अभी से ही जमाई आने लगा, क्या बात है, मज़ा नहीं आ रहा है? पानी पी लो, पानी पी लो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ब्रेन में दो बात समझना है कि तंतु जो इसका जो न्यूरॉन होता है वो रिफॉर्म नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तुमको क्या हो गया? चलिए ठीक है। चलिए अब क्या है कि मेन जो नर्वस सिस्टम है वह दो भाग में बटा होता है। एक जो इसका मेन भाग होता है उसको कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है सर, सिस्टम नाम ऐसे भी लोग आप जानते होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सेंट्रल नर्वस, ये जो हम बनाए हैं ना, ये CNS का ही फोटो है। अब इसमें क्या क्या होगा? दो चीज़ें हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ठीक है। अभी जो ब्रेन है, यह ब्रेन कई भागों में बटा होता है। पहला भाग है सेरिब्रम, ठीक। एक होता है सेरिबेलम, ठीक है। तीसरा अभी मेडुला नहीं आएगा, मेडुला का बहुत बाद में समय है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, उसके बाद आ जाता है
यहाँ पर डाईएन्सेफ्लॉन डाईएन्सेफ्लॉन। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। क्या आता है? मिड ब्रेन। उसके बाद आता है मेडुला ओब्लांगाटा। देखिए पहले कहीं कहीं पढ़ेगा कुछ और देगा, कुछ और देगा, ठीक है ना, लेकिन आपको हम ये जो बता रहे हैं ना ये टोटलिटी में है, बाकी सब आधा अधूरा है। इसलिए जो यहाँ पर है वो कहीं और है, लेकिन जो कहीं और है वो मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो ऐसा नहीं है, जो कहीं और है वो यहाँ पर है। तो ब्रेन का ये पार्ट है, ठीक है। अब इसी का जो है ना, इसका दो पार्ट होता है। क्या बताया आपको? सेरेब्रम का एक लेफ्ट एक राइट। वो लोग एक लेफ्ट में हुआ है कि राइट में हुआ है? तो इसका दो पार्ट क्या होता है? एक लेफ्ट और एक राइट, दो डिवीजन हो गया। और इसी का एक अलग से, यानी कि लेफ्ट राइट का अलग नहीं, इसी का फिर एक अलग से डिवीजन होता है। वो डिवीजन होता है लोब में। इसको लोब बोलते हैं, इसको, ये जो है ना, इसको लोब बोलते हैं। क्या क्या लोब होता है? फ्रंटल, पेरिएटल, और एक और होता है, उसके बाद होता है ऑक्सीपिटल। क्या होता है? ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये इसका चार भाग होता है। यानी कि यह सेरेब्रम जो है पहले बढ़ता है लेफ्ट और राइट में, और फिर उसके बाद चार भाग में बढ़ता है, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, और मतलब ये भी एक साथ हो सकता है और ये भी उसके साथ ही है, अलग नहीं है। ये नहीं कि इसका भाग नहीं है, ये एक लेफ्ट एक राइट, और ये जो है अलग से इसका हो गया फ्रंटल, पेरिएटल और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ठीक है। अलग अलग का अलग अलग काम रहता है, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रम है, ये भी अपना एक अलग का पार्ट है। फिर इसमें आइएगा डायएन्सेफ्लॉन, तो इसका भी दो पार्ट होता है। वैसे बेसिकली इसका तीन पार्ट होता है, वो भी लिख लीजिए। एपिथैलियस, क्या होता है? एपिथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस, फिर एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। सब अभी काम बता देंगे ना, अभी इतना क्लियर कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार सुनते बहुत दिन से थे, समझते नहीं थे, आज समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के बाद देखिए एक और यहाँ डिवीजन होता है, उसको कहते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉन्स। ये लिख लीजिएगा, सेरेब्रम, सेरिबेलम, डायएन्सेफ्लॉन, मिड ब्रेन और पॉन्स। उसके बाद मेडुला ओब्लांगाटा। तो मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं है। मिड ब्रेन का क्या है? यह चार कोष्ठक में बटा होता है ऐसे। लेकिन इसमें हमको ध्यान यही देना है कि मिड ब्रेन ही वो पार्ट है जिसका एक पार्ट से दिखाई देता है और एक पार्ट से सुनाई देता है। ये आँख और कान वाला जो रहता यहाँ पर है, देखना यहाँ पर है, रहता यहाँ पर है, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यही, ये फर्स्ट ही सेकंड, ठीक है। अब आ गया मेडुला, इसका कोई भाग नहीं होता। ये जो है ना, ये यहाँ पर होता है। मेडुला ओब्लांगाटा कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है। यानी कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ने वाला होता है तो वहाँ पर ये आता है मेडुला ओब्लांगाटा। सेरिबेलम, पॉन्स इसी का पार्ट रहता है। मेडुला ओब्लांगाटा का ऊपरी भाग जो है पॉन्स रहता है। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा भाग जब ये घेर रहा है तो सबसे ज़्यादा काम भी यही करेगा। तो आदमी को इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको सुविधा रहेगा, बाद में भूल जाइएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है
MIL, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। सेरेब्रम बहुत सारा काम करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम इसका क्या है? मेमोरी। याददाश्त के लिए कौन भाग जिम्मेदार है? सेरेब्रम। ठीक है, तो इस मेमोरी सेरेब्रम से, इंटेलिजेंस सेरेब्रम से, और लर्निंग सीखने और समझने का जो मतलब सबसे अधिक अलमारी इसी के पास है। ठीक है, यह भी बहुत सारा काम करता है सेरिबेलम, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका जो काम है वह है बैलेंस, संतुलन। ठीक है, तो इट अकाउंट्स फॉर बैलेंस। ठीक है, डाईएन्सेफेलॉन में थैलेमस है, एपिथैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। तो जो इसमें एपिथैलेमस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, मतलब सिंपल उसको परिभाषा, मतलब एपिथैलेमस इसी दोनों के बीच का पार्ट है। थैलेमस जो होता है यह एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? रिले सेंटर की तरह, जैसे किसी इन्फॉर्मेशन को यह बता देता है। जैसे मान लीजिए बाहर गर्मी है तो बोलेगा बाहर गर्मी है, बाहर ठंडा है तो बोलेगा बाहर ठंडा है। तो ब्रेन को ये जो मैसेज जाता है ना, कोई आदमी बाहर देखो मौसम खराब हो रहा है, तो यह रिले, यह इन्फॉर्मेशन का रिले करता है, खास करके टेम्परेचर आधारित। टेम्परेचर आधारित इन्फॉर्मेशन को कौन पास ऑन करता है? थैलेमस। लेकिन उस पर रिएक्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कंसेप्चुअल चीज समझिएगा, वन पासेज द इंफॉर्मेशन एंड द हाइपोथैलेमस रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली। कि व्हाट, मान लीजिए गर्मी है तो बोले वो गर्मी लग रहा है, ठीक है, शरीर को तो मेंटेन करना हमको, कितना पर? 98.6 पर। तो क्या करेगा? पसीना छोड़ना शुरू कर देगा। तो जो पसीना निकलेगा वो किससे निकलेगा? हाइपोथैलेमस के चलते। मान लीजिए बाहर में बहुत ठंड है तो अंदर वो ऐसा मैकेनिज्म करेगा ना कि ठंड से थोड़ा बचाव हो जाए, हल्का शरीर उद्दीपित हो जाएगा। तो देखिएगा बहुत लोग अपना दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं तो उनको ठंड नहीं लगता है। ये हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि ब्रेन हैज कैपेसिटी टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसीलिए जो योगी संत महात्मा बोलते हैं कि नहीं हम साधना में जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो सही में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप जब माइंड मेकअप करके नहाइएगा तो ठंड नहीं लगेगा, अब माइंड मेकअप नहीं रहेगा तो बहुत ठंड लगेगा। इसी को कहते हैं तैयार होना। तो यह तैयारी कौन कराता है? सुबह में जो नहाने के लिए संघर्ष चलता है, जब गीजर वगैरह नहीं था तो ज़्यादा चलता था, तो वो इसी का संघर्ष था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। समझा गया? चलिए, मिड ब्रेन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसका मेन काम है देखना और सुनना, आँख से संबंधित और ईयर संबंधित, ऑडिसिटी से संबंधित और इस देखने जो विजुअल से संबंधित। ठीक है, पॉन्स जो है कई जगह मेडुला ऑब्लंगाटा का ही भाग माना जाता है और यह श्वसन तंत्र पे काम करता है, रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होता है, PONS पॉन्स। और मेडुला ऑब्लंगाटा जो है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, मतलब प्राइमरीली, और भी काम है वो अलग से भी हम बता देंगे। ठीक है, तो सेरेब्रम के लिए क्या है मेन काम इसका? सेरेब्रम का, हाँ तो नहीं मेन काम पूछ रहे हैं, काम है इसका मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। ठीक है, सेरेबेलम का मेन काम क्या है? बैलेंस बनाना। ठीक है, अब ये देखिए यही बैलेंस है, क्या ये बोलता है कि इसका कहना है ना कि भाई हमको ट्रेन कीजिएगा तो हम पूरा ट्रेन हो जाएंगे, इसको ट्रेनिंग चाहिए। जैसे हम लोगों को कभी सोचना पड़ता है कि हम चल रहे हैं तो क्यों हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा को सोचना पड़ता है क्योंकि उसका यह विकसित नहीं होता है। आप देखिएगा ना यहाँ पे पुल पुल करते रहता है, तो जब विकसित नहीं है तो जरा लड़खड़, अब बुढ़ापा में फिर पुल पुल हो जाता है, तो फिर बूढ़ा आदमी भी करने लगता है। अब एक आदमी बोला कि ठीक है तुम तो सेरेब्रम तुम्हारा ठीक है, तुम जमीन पे चल रहे हो, रस्सी पे चल के दिखाओ, पाइप पे चल कर दिखाओ, नहीं सब दिखाता है सर। तो इसको यदि ट्रेंड किया जाएगा तो यह बोला कि हमको 10 दिन 20 दिन 1 महीना सिखाओ ना, हम चल लेंगे। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए इसके लिए। आप लंबा जीवन चाहते हैं स्वस्थ, तो इस पे काम कीजिए, अपने सेरेब्रम को ट्रेनिंग दीजिए। ऐसे आंख बंद करके आप चलिएगा तो पता है, यदि आपका आंख पे पट्टी बांध दिया जाए और खुले मैदान में चलने के लिए कहा जाए तो घूम के आप वहीं आ जाइएगा जहाँ से चलना शुरू किए थे, पता है, हो जाएगा।
आँख बंद करके जब चलिएगा ना, मान लीजिए यहाँ से आपको स्टार्ट किया और बड़ा मैदान है, तो आप ऐसे 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 करके यहाँ एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ जाइएगा। लेकिन उतना बड़ा मैदान नहीं मिलेगा, मैदान बहुत बड़ा चाहिए। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ चलिएगा ना, तो आप ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ है, देखिएगा मटका वाला, यूनिवर्सिटी वगैरह में तुम लोग जब रहे होगे तो वहाँ पे फेट होता होगा ना, फेट में बहुत तरह का होता है कि आप आंख बंद करके माधुरी दीक्षित का फोटो लगाया, उसमें बिंदी लगा दीजिए, इस तरह का गेम कीजिए। लगा दिए तो 5 रुपया, नहीं लगाया तो 5 रुपये गया, 5 का 10 होता था ना इस तरह का। तो उसी में यहाँ मटका टंगा रहेगा, आपको लाठी दे देगा हाथ में, बोला जाइए और मटके को फोड़ दीजिए सेंटर वाले को, देख लीजिए 20 कदम ही चलना है, मात्र 20 कदम चलना है। आदमी से जाके फोड़ ही देंगे, 100 रुपये लगाएगा 200 मिलेगा। और एकदम आंख बंद किया, लेके चला कि 20 कदम में 2-3 बार देख लिया, आंख बंद किया। मेमोरी में तो स्पाइनल कॉर्ड के है ही, जा सकते हैं, लेकिन वो पता चला कि अस्सा भी यहाँ दर्शक इधर उधर बैठा रहेगा। इधर यूनिवर्सिटी में होता था हम लोग के, यहाँ से चलेगा जाके यहाँ कुछ रहेगा, इसी पे मार के फोड़ देगा, इसी को, यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। ये इसलिए होता है कि हमारा जो लेफ्ट पाँव होता है वो राइट पाँव से थोड़ा छोटा होता है। भगवान सब बना के थोड़ा सा डिफेक्ट दे दिए कि उनका महत्व बना रहे। तो आप आंख बंद करके चलिएगा तो आप लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर जाइएगा। तो हम लोग इस बात को जानते थे, तो हर बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेते थे, जाके फोड़ दिए। तो लोग का दिमागे फेल कर गया, कैसे फोड़ दिया। तो बोला कि विज्ञान ये भी तो ऑप्शन देता है कि आप जैसे मान लीजिए हमको लग रहा है कि इधर नहीं जाते, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगा दिए तो एक बार जाके राइट वाला में फोड़ दिए। मतलब ज़्यादा दिमाग लगाइए तो क्या होगा, यहाँ के बदले यहाँ चल जाइएगा। एक्यूरेसी चाहिए, बड़ा मज़ेदार होता है सब। वही चीज़ उसमें भी होता है, आदमी आंख बंद किया, उतना बड़ा माधुरी दीक्षित का फोटो दिया है, उसमें यहाँ पर एक डॉट लगाए हुए हैं और बोला कि इस पर आँख बंद करके आप बिंदी लगा दीजिए। लड़का लोग तो आँख खोल के देख लिया, अब यहाँ पर आँख बंद करके लगा, कभी आँख पे बिंदी लगा देगा कभी। तब लालू जी का याद आएगा कि बिना मन का बिया कनपट्टी में सिंदूर, कहते हैं ना, लालू जी का सेंटेंस है। समझ आ गया। सेरेब्रम मेन काम MIL, सेरिबेलम मेन काम बैलेंस, डाइनसेफ्लान मेन काम थर्मल रिलेटेड, मिड ब्रेन का मेन काम देखना सुनना, उसमें सपोर्ट करना, और पॉन्स का जो मेन काम रेस्पिरेशन, और मेडुला ऑब्लांगेटा का भी लिख बताया ही नहीं है। यह बहुत काम करता है, सबसे ज़्यादा काम यही करता है। इसका काम है जितना ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, BP TP, ब्लड फ्लो, सारा ब्लड वेसल से संबंधित सारा इसका है। ब्लड वेसल, BP, ठीक है, हार्ट, इसके अलावा पाचन, ठीक है, हार्ट, BP, पाचन, और पॉन्स को मिला दिया जाता है कई बार इसके साथ, तो उस केस में श्वसन भी। कई बार यदि मान लीजिए आप ही लोग लगता है कि पहली बार पॉन्स सुने होंगे कई लोग, तो जब पहली बार सुने तो इसलिए नहीं सुने क्योंकि उसको इसी में मर्ज कर दिया जाता है कई जगह पे, लेकिन वो है अलग चीज़। तो इतना काम, तो यदि देखा जाए कि जो काम आपको पता है कि मान लीजिए बेसिकली क्या है, तो बुद्धिमानी वाला सारा काम है वो सेरेब्रम, जितना बैलेंस वाला काम है वो सेरिबेलम, जितना टेम्परेचर का काम है, जाड़ा गर्मी बरसात वाला काम है वो ये, और बाकी जो है मिड ब्रेन देखना सुनना, और ये जो कर रहा है ब्लड, BP, पाचन, अंदर का ही कर रहा है, इंडोक्राइनल पे काम कर रहा है, ठीक है। और यह सबसे इससे जुड़ा रहता है एकदम। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है ना, वहीं पर ये है, एटलस के बाद शुरू हो जाता है। और इसका ये पीछे वाला भाग खुला रहता है, खुला रहता है ये। तो यहाँ मारिएगा तो इसलिए इससे उल्टी यदि किसी चीज़ पे, मान लीजिए सवाल आजकल बहुत घुमा घुमा पूछ रहा है, बोला ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जहाँ चोट लगने पर उल्टी आती है, तो यही है मेडुला ऑब्लांगाटा, क्योंकि यहाँ पर ये मांसपेशीय टाइप का संरचना रहता है और इसमें सीधे इस पर चोट लग जाता है। उल्टी हुआ है तो वो जान जाएगा लोकेशन, यदि लोकेशन जान जाएगा कि ब्रेन का ये जो पार्ट है, मेमोरी वाला, स्पीच वाला, ये सारा पार्ट ठीक है, ये इसी पार्ट में लगा है और इस पार्ट को ठीक किया जा सकता है। हाँ, इसको ठीक किया, जैसे उल्टी वाला पार्ट उल्टी हो गया ना, इसका मतलब आपको इसी पार्ट में चोट लगा है। अब इधर दिमाग नहीं लगाएगा, यहाँ से खोल के ठीक करने का उपाय भी दिए हैं, हड्डी नहीं खोलना पड़ेगा, यहीं बचने का भी संभावना है। बाकी इसको तो घेर के रखा है ना हेलमेट बना के,
इसके लिए हेलमेट चाहिए, इसीलिए हेलमेट ऐसा लीजिए ना जो इस पार्ट को सेफ करता हो। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए हाँ उस क्रिकेट में भी लगाने लगा, क्योंकि मान लीजिए वो घूम के ऐसे किया तो इस जगह पे तो एक्सपोज मिल गया और यहाँ ब्रेन है। तो फिलिप ह्यूग्स बेचारा इतना बढ़िया क्रिकेटर मर गया। भारत के भी क्रिकेटर मर गए थे चोट लगने से। नहीं बढ़िया, अरे रमन लांबा बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए मर गए थे सर में चोट लगने से। यहाँ पे है ना, यहाँ पे वही पॉन पे लग जाता है, ये जो पॉन है ना इस पे लग जाता है। देखिए यहाँ ब्लड प्रेशर, देखिए यहाँ मारिएगा तो बीपी गड़बड़ा जाएगा, यहाँ मारिएगा तो हार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ मारिएगा तो श्वसन खत्म हो जाएगा, यहाँ मारिएगा तो उल्टी हो जाएगा, खाना जितना पचा है सब ऊपर नीचे फेंक देगा। तो यहाँ मारने से तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बेहोश इसीलिए क्योंकि हार्ट और बीपी का कंट्रोल वहीं से है, सारा ब्लड वेसल का कंट्रोल यहाँ से है और वो ओपन दिया, दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोगों ने जो ये जो पार्ट था ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो ब्रेन वाला पार्ट पढ़ा। कौन सा पार्ट पढ़ा है? ब्रेन वाला पार्ट। और अब जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट। अब जैसे हमने आपको शुरू में बताया ना सेरेब्रम का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रम जो बताया उसके हमने बताया लोब, कितने लोब हैं? फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो सेरेब्रल का मैंने काम भी बताया आपको, MIL इसका मेन काम है। लेकिन इसका क्या है ना कि जैसे फ्रंटल लोब है तो रीजन और थॉट पर काम करता है फ्रंटल लोब, यानी तर्क शक्ति और चिंतन। किसका मतलब मान लीजिए बहुत डीप क्वेश्चन पूछने लगे तो सेरेब्रम तो जो कर रहा है MIL से आप समझिए कि आंसर यही होगा, लेकिन सेरेब्रम ना दे के फ्रंटल लोब दे दे तब। तो लिखिए रीजन और थॉट फ्रंटल लोब, और जो सेकंड लोब है पेरिएटल लोब, यह जो है सेंसर का काम करता है, मतलब कि सेंस का। ऐसे तो बहुत सारा उसको सपोर्टिंग और भी आएगा तंत्रिका, लेकिन यदि इसमें कहा जाए कि सेरेब्रम में सेंस के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है तो पेरिएटल लोब। समझा गया? पेरिएटल सेंस के लिए, हाँ संवेदना के लिए, कोई भी चीज़ का सेंस आपको हो रहा है उसके लिए। और जो टेम्पोरल लोब है यह, जैसे कि मान लीजिए आपको बताया था ना कि मिड ब्रेन में क्या काम रहता है, आँख सुनना और देखना। तो उसका जो एक मान लीजिए एक जगह से सारा काम नहीं ना हो जाएगा, तो उसी का ज़्यादा एनालिसिस वगैरह जो है वो करेगा ब्रेन का ये पार्ट, जो तीसरा वाला है टेम्पोरल। यह ईयर या ऑडिसिटी दोनों पे काम करेगा। ऑडिसिटी मतलब सुनना, ईयर मतलब कान, यानी कान का एक भाग जुड़ा रहता है मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क से, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, और टेम्पोरल जोन से। यह जोन हो गया ना उसका। अब एक बच गया ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल यदि आप देखिए, हम बार बार कहते हैं ना भाषा जानिएगा, हम क्यों इतना आसानी से इसको बता पा रहे हैं, क्योंकि हम इस सब शब्द का अर्थ जान रहे हैं। ऑक्सी जो है इट पर्टेन्स टू आईज, कहीं भी ऑक्सी लगा है मतलब आँख का उसमें मतलब है, ठीक है ना। ऑक्सीपिटल वह आँख और देखने से संबंधित। तो मिड ब्रेन का भी काम है आँख और सुनना, और सेरेब्रम का भी काम है टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल मिला के। तो टेम्पोरल क्या, टेम्पल इसको कहते हैं ना, तो इसके आसपास में इधर जाएगा, या यहाँ तक टेम्पल है तो यहाँ कान है, ऑक्सीपिटल आँख में है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ जान जाइए। तो ये सेरेब्रम में ओवरऑल पूछे तो MIL, लेकिन यदि आप जो ये चार काम मैंने बताया वह भी सेरेब्रम का काम है, लेकिन यदि वो माइन्यूटली पूछे तब। समझा क्या बात? तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल के बाद एक नया सिस्टम आता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड हम लोग देख रहे थे अभी, सेंट्रल का सेकेंड पार्ट। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि जैसे ब्रेन, तो ब्रेन से हमने बताया कि ब्रेन से 12 जोड़ा नस निकलता है। कितना जोड़ा? लिख लीजिए, ब्रेन से 12, मतलब ब्रेन इतना शानदार मशीन है कि मात्र 12 तार निकाल के लाखों काम कर लेता है। यदि आदमी बनाना चाहे आदमी का रेप्लिका, तो एक हाथ का मूवमेंट बनाने के लिए रोबोट में लगभग हजारों तार बनाना पड़ता है, हजारों तार। जैसे आदमी ऐसे हाथ उठाया और कोई चीज़ उठा लिया, मिट्टी मान ली ज़मीन पर है, बालू हम लोग हाथ लगाए उठा लिए, इसी को एक
मशीन से उठाने के लिए यदि वैसा मशीन बनाना है, जैसा कि जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीन जो चलता है, देखिएगा उसमें लाखों लाख इक्विपमेंट लगे हैं, मतलब लाखों लाख रुपये का महत्व का, यानी करोड़ों लगा के आप एक क्या बना रहे हैं, हाथ का डुप्लीकेट। इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका केवल फ्लूइड पे फंक्शन है। एक हार्मोन गया या मुड़ गया, एक हार्मोन गया या खुल गया, और ये हार्मोन कब गया कब आया पता नहीं। कितना शानदार चीज़। लेकिन इसी को कॉपी करना कि यदि मानो तो बना तो लिया, लेकिन देखिए कितना उसमें तार लगा। एक रोबोट बनाने में देखिएगा उसके अंदर तो खाली चिप लगा हुआ है, एक से सेंसर लगा हुआ। तो ये सारा चिप सेंसर हमारा फ्लूइड मैकेनिज्म पे काम करता है, और यह फ्लूइड हमें केवल अंदर से बाहर मैसेज भेजने में ही काम नहीं करता है। मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी तो ब्रेन में हुआ, पिनियल जो है थैलमस वाले पार्ट में होता है, पिनियल ग्लैंड। यदि कभी ऐसा भी पूछ सकता है पिनियल ग्लैंड कहाँ होता है, तो वो है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि झिल्ली होती है, इसको मेनिंजेस बोलते हैं। यह झिल्ली का 3 लेयर देता है, एक ही नहीं कि एक फट गया दूसरा बचेगा, दूसरा फट गया तीसरा बचेगा। मेनिंजेस का कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। और इतना पर भगवान को संतोष नहीं है, नहीं कि इतना वे आदमी है मुड़ी मारते चलता कहीं ना कहीं, तो कहीं टकरा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उस केस में इस सब के बीच में एक लिक्विड भर दिए, इसको कहते हैं सेरेब्रल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरेब्रल फ्लूइड, ठीक है, यानी मस्तिष्क द्रव्य। तो क्या होता है कि एक सॉफ्ट पैड बन जाता है। इसलिए देखिएगा कि यहाँ पर मतलब इसके बाद अंदर में रहता है, वो जब फटेगा तो बच्चा उच्चा में वो थोड़ा सा पता चलता है। तो सेरेब्रल फ्लूइड है, झिल्ली है, उसके बाद एक हड्डी है, हड्डी के बाद ब्रेन है। इतना सेफ्टी है उसका, समझा गया। तो यहाँ तक तो ब्रेन 12 तार से काम कर, लेकिन ब्रेन जितना उस्ताद है उतना उस्ताद तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं ना है। कितना भी अनुचर है तो मास्टर और मॉनिटर में तो फर्क रहेगा ही ना। इसको इसी काम को करने के लिए 31 जोड़ा चाहिए, सेम काम। मतलब जब ये ब्रेन कहीं और लगा हो, उस समय जो चीज़ एक्टिव हो जाए उसको स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ध्यान से किसी काम में लगे हैं, खूब ध्यान से बैठ के कुछ सोच रहे हैं, और अचानक पीछे से कोई आके छू दिया, तो नहीं आदमी ऐसे करता है। तो यह जो ऐसे होता है यह स्पाइनल कॉर्ड करवाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस। इसके लिए 31 जोड़ा, यानी 31 तो तार इधर और 31 तो तार इधर। अब इसी चित्र को यदि हम ढंग से बनाते, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैर हाथ इसका जूता मोजा नहीं बना रहे हैं, हल्का फुल्का कर दिए, ठीक है। मेन हम लोग को जो देखना है कि यहाँ से ब्रेन आया इसका, ये जो है, और ये ब्रेन यहाँ तक पहुँचा है, ये जो हम लोग ऊपर बनाए थे ये सारा, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट लेते हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ पर ऐसे 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 करके आया, अब इससे नस जा रहा है। देखिए अब यहाँ इस कंसेप्ट को समझिएगा, इसीलिए इतना चित्र बनाया है। तभी न जाके काम करेगा। मान लो तुम यहाँ चींटी काटे तो वहाँ ब्रेन तक पहुँच भी नहीं करेगा। इसीलिए ये चित्र जरूरी है। इधर से तो ऊपर से तो सारा आ ही रहा है 12 जोड़ा, तो 12 जोड़ा ऊपर से आया, और 31 जोड़ा में सारा पैर का ये इस नाखून से लेके नाखून, हाथ का इस नाखून तक जो नसों का तंत्र फैला है, इसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया। तो इस तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल में क्या है, सीएनएस में यहाँ तक आता है ये वाला पार्ट, लेकिन सीएनएस का ही पार्ट हुआ ना ये। अब किसी का यहीं पे प्रॉब्लम आ गया, वो भी सीएनएस का पार्ट है। और देखिए इसीलिए देखिएगा ब्रेन के हॉस्पिटल का नाम ही होता है सीएनएस, क्योंकि वो सेंट्रल है। मान लीजिए यहाँ भी किसी का कुछ दिक्कत हो गया और उसके चलते न्यूरोटिक मतलब कि न्यूरोसोमेटिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करें, यहीं पर है। तो बस यही बेसिक जानना है कि हाथ का उंगली का आखिरी पोर, पैर का उंगली का आखिरी पोर, ब्रेन का आखिरी पॉइंट, और शरीर के किसी भी अंग का इंटरनल या एक्सटर्नल जो सिस्टम उसके रिएक्शन को, उसके मूवमेंट को, उसके इम्पल्सेस को या तो बताता है या फिर कार्य करवाता है। 2 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा है रिएक्शन। ये समझ गए तो नर्वस सिस्टम समझ गए। नर्वस सिस्टम किस चीज़ पे काम करता है, एक इन्फॉर्मेशन पर और एक रिएक्शन पर।
बात नहीं समझ में आ रही होगी, अभी हम और समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो ये बात समझ आ गया कि इस स्पाइनल कॉर्ड में कुछ नहीं पढ़ना, हमको यही पढ़ना है कि एक्टिन जोड़ा होता है और यह सारा इंफॉर्मेशन एंड रिएक्शन पर काम करता है, और कुछ नहीं इसमें। तो इसी का फिर फर्दर हम लोग करते हैं, इसी को कहते हैं, अब यहाँ तक तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब इसके बाद ये सब जो है ना, इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। क्या कहते हैं? पीएनएस। कोई दिक्कत? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल और बाकी जो है वो पेरिफेरल, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कोई दिक्कत? आइए, पेरिफेरल में होता है एक सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक क्या होता है? इसमें हमने दो वर्ड लिखा है, नर्वस और मोटर, यानी सेंसर और मोटर। नर्वस के जगह लिखिए सेंसर, सेंसर और मोटर। अब देखिए कि जो सेंसर, नर्वस के जगह लिखिए सेंसर, सेंसर एंड मोटर। क्या लिखेंगे इसको? नर्वस भी लिख सकते हैं या सेंसर भी, सेंसर, SOR, SENSOR, सेंसर, सेंसर और मोटर। अब क्या है, इसको समझिएगा तो पेरिफेरल समझ में आ जाएगा। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, ठीक है? उन्होंने ब्लैक होल पे भी सिद्धांत दिया और 17 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उनको कहा गया कि अब आप 1-2 साल के मेहमान हैं, और सीढ़ी से वो गिर गए और उनको चलना बंद हो गया। फिर डॉक्टर उनका इलाज के मांग चला के उनका मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। कौन सा डिजीज हो गया है? मोटर न्यूरॉन डिजीज, यानी कि अब उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है और न्यूरॉन्स जो है, ये जो मैसेज पास करने का काम है वो बंद कर रहे हैं। लेकिन ब्रेन उनका बोला कि ब्रेन आपका इससे बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जल्दी, देखिए ब्रेन का कैंसर बहुत जल्दी नहीं होता आदमी को, लेकिन कभी कभी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में 90% भाग में सेल डिवीजन नहीं होता है। कैंसर होने के लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। जब तेजी से सेल डिवीजन होता है, इसी को कैंसर कहते हैं। घाव तेजी से सेल डिवीजन हो जाए तो बड़ा हो जाएगा, तो कैंसर हो जाएगा। लेकिन जो 10% मैंने बताया ना कि 10% वहाँ भी स्पेस है दूसरे चीज़ों का, तो उसमें ट्यूमर बन जाता है, तो वो कैंसर का ही पार्ट है। तो जब तक वो कैंसर तक पहुंचेगा तब तक ट्यूमर से ही आदमी खत्म हो जाता है। तो इसलिए ब्रेन मोटा मोटी बचा रहता है। यदि आप इसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जाके डिवाइडर पर सर नहीं लड़ा लिए, तो ब्रेन बचा रहता है। तो इसी ब्रेन को बोले कि हम जब जन्म हुआ है तो इतना आसानी से मरेंगे नहीं हम, स्टीफन हॉकिंस ने कहा। और वो अपने ब्रेन पर काम करने लगे, शरीर शिथिल होता गया, ब्रेन को उतना एक्टिव करते गए, और उन इतना फाइनेंशियली इक्विप्ड थे और लोग उनको इतना मानते थे कि उनके यहाँ पे चिप लगाया गया, बहुत सारे सेंसर लगाए गए, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, और उसको डिकोड करने के लिए सामने मशीन लगाया गया, उनके चेयर के सामने मशीन लगाया गया। और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया कि जो वो सोचते थे ना वो लिखा जाता था, यानी न्यूरॉन की एक्टिविटी से वर्ड्स तक कन्वर्ट कर दिया। इससे उन्होंने जो मतलब कि उनसे सवाल पूछिएगा वो जवाब देंगे लिखा हुआ। अब भी केवल पलक हल्का हल्का ही झपकता था, बस बहुत हल्का। और ऐसे वो आदमी 74 ईयर्स तक जिंदा रहा, जो कि 19 साल में ही इनकम्पिटेंट हो गया था। और उन्होंने जो थ्योरी दी वो वर्ल्ड में मतलब नोबेल प्राइज से ऊपर का थ्योरी है। तो इसलिए कभी भी तो बोला कि जन्म लिए हैं तो इतना आसानी से मरेंगे नहीं, उनका थ्योरी था कि इतना आसानी से। वही मोटर, मोटर मतलब गति, मोटर मतलब गति, और नर्वस सेंसर मतलब स्पर्श। हाँ, तो अब क्या होता है यहाँ पे, बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ दो तरह का काम होगा। एक है कि मान लीजिए हम यहाँ पर है कि हमारा हाथ है, ये मान लीजिए हाथ है, तो हमने किसी चीज़ को टच किया, हमने किसी चीज़ को टच किया तो उसका सेंस आया, और तो ये क्या हुआ, फ्रॉम मतलब कि बॉडी टू ब्रेन, ये क्या उल्टा जाएगा, ये हाथ है तो इसका स्पर्श जाएगा बॉडी टू ब्रेन जाएगा ना, और एक उल्टा होगा इधर से फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। तो जो सेंसर है, यह जो पार्ट है यह है बॉडी टू ब्रेन। पहला पार्ट क्या है, दिस इज अ रिएक्शन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। जब मान लीजिए गर्म चीज को हम टच किए तो यह क्या आएगा, बॉडी टू ब्रेन, एक नर्वस या सेंसर काम किया। लेकिन उसके बाद उल्टा क्या होगा, ब्रेन कहेगा जल्दी हटाओ हाथ, तो ये मैसेज कहाँ से आया, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, ये मोटर। तो ये वाला मोटर हो गया, ये वाला नर्वस हो गया या सेंसर हो गया,
और ये वाला मोटर हो गया। सोमेटिक में यही दो काम होता है। क्लियर? और यह काम जितना भी इसका रिफ्लेक्स एक्शन पूरा इसी पर है। स्पाइनल कॉर्ड का जितना रिफ्लेक्स है, एक पार्ट को बोलते हैं फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और दूसरे पार्ट को बोलते हैं फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। इसी के लिए दूसरा शब्द आता है एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट, यानी फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। और दूसरा क्या होता है इफरेंट, यानी EFF की जगह क्या कर देंगे ये हो जाएगा ब्रेन टू बॉडी। ठीक है, एफरेंट एंड इफरेंट मूवमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एफरेंट एंड इफरेंट मूवमेंट कहते हैं। तो एफरेंट और किसका होगा? ये चीज हो गया। तो एक उसमें यही समझना है कि नर्व में जैसे सेंस होगा तो यह हो जाएगा फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, और बॉडी जब बोलेगा कि हटाओ मूवमेंट करने के लिए तो हो जाएगा ब्रेन टू बॉडी। यही चीज़ इसका ये पार्ट हो गया। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो सोमेटिक वाला पार्ट है वह उसका दो पार्ट ही है। ये क्लियर हो गया? थोड़ा डिवीजन हो जा रहा है लेकिन कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पेरिफेरल नर्वस में एक पार्ट है सोमेटिक, सोमेटिक के दो पार्ट है नर्वस एंड मोटर। नर्वस जो है बॉडी टू ब्रेन है और मोटर जो है ब्रेन टू बॉडी है। यह रिफ्लेक्स की तरह काम करता है। दूसरा यहाँ पर क्या है? ऑटोनोमिक, मोटा मोटी पेरिफेरल का ही पार्ट है। क्या है कि इसमें सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे 32 जोड़ा का बात किया ना यहाँ पर, तो 31 जोड़ा, तो 31 जो जोड़ा है वह सब इस पर रिएक्शन करता है। पैर में भी कोई चुभेगा तब भी ये वाला रिएक्शन होगा, हाथ में भी चुभेगा तब भी ये रिएक्शन होगा। लेकिन ऑटोनोमिक में क्या होता है ना कि सारे जोड़े इन्वॉल्व नहीं है उसमें। यानी 12 जोड़ा इसका, देखिए ये 31 जोड़ा इसी का नहीं, 12 जोड़ा ब्रेन से भी आ रहा है। तो कितना हो गया? 43। तो 4300 जो तार है, 43 जो तार है वो सारा तार इस पर रिएक्ट करता है। किस पर? नर्वस पर, सेंसर पर। लेकिन सारा तार में से कुछ इंपॉर्टेंट तार काम करता है ऑटोनोमिक में, यानी इसी में से सारा नहीं लेके कुछ कुछ को लेते हैं तो वो हो जाता है ऑटोनोमिक। क्लियर है? यानी इसी में से थोड़ा थोड़ा यदि कुछ उसमें से लिया गया, कुछ स्पाइनल का कुछ उसका, तो उसको कहते हैं ऑटोनोमिक। वो देखिएगा, एक आपने सुना होगा फाइट और फ्लाई, या तो लड़ो या मरो, है ना, या भाग जाओ। किसी ग्लैंड का एड्रिनल का होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप अचानक शेर देख लिए, तो अचानक शेर देखने पर आपके पास दो रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन होता है कि आपका पूरा पसीना छूटने लगेगा। किसी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि शेर दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो विद्यार्थी जवाब दिया कि अब हम क्या करेंगे, अब जो करेगा शेर करेगा। तो शेर देखने पे पसीना आना, चेहरे पर दूसरा भाव आ जाना, हाथ पाँव फूलने लगना, रोआ खड़ा हो जाना, ये सब तरह का जो रिएक्शन होता है इसी को कहते हैं ऑटोनोमिक का सिंपैथेटिक रिएक्शन। ऑटोनोमिक का सिंपैथेटिक, इसी में एड्रिनल ग्लैंड से लिक्विड रिलीज होता है और वहाँ पर आपको लगता है कि फाइट करे या फ्लाई करे। दो ऑप्शन आता है, एक होता है कि भागे, तो सपना में देखिएगा शेर आ जाएगा, एक्चुअल में तो देखे नहीं होंगे कभी, तो सपना में पैर ही काम नहीं करेगा, भाग रहे हैं और वहीं पर हैं, जम गया पैर। तो ये इसी के चलते इसको कहते हैं सिंपैथेटिक रिएक्शन। यानी ऑटोनोमिक का जो पेरिफेरल का पार्ट है ऑटोनोमिक का पार्ट है सिंपैथेटिक। ये सिंपैथेटिक में क्या होगा, उसको देख के आपका 10 तरह का रिएक्शन, उद्दीपन जो होगा उसी को सिंपैथेटिक बोलते हैं। यानी कि जो परिस्थिति है उसके अनुरूप, उसकी अनुकंपा से, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपीय प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? अनुकंपीय प्रतिक्रिया, सिंपैथेटिक। पेरिफेरल का ऑटोनोमिक है, ऑटोनोमिक का यह सिंपैथेटिक है। कोई दिक्कत? ऑटोनोमिक क्यों होता है? कुछ कुछ को लेके होता है, कुछ कुछ तार को लेके होता है। ठीक है, अब यह प्लेजर में भी होता है, ये नहीं कि केवल जैसे मान लीजिए कहीं गए और सोचे कि यहाँ पता नहीं खिलाएगा नहीं खिलाएगा, बुला तो लिया है, इतना खर्चा हो गया, ओला का भी खर्चा है, रात में जाने का भी दिक्कत है, मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं उसका खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा संकट है ना।
तो वो जाइएगा और वहाँ जाने के बाद अरे ये तो हम जैसा सोचे थे उससे बढ़िया मिल गया, ये तो हर जगह खाना ही है, जितना खाना है खाइए, दूल्हा दुल्हन को देखना देखिए, नहीं देखना मत देखिए, खा के चल जाइए, तरह तरह का चीज़ मिल रहा है। तो फिर बाँछें खिल जाएंगी, इसी को मुहावरा में क्या बोलते हैं, बाँछें खिल जाना, खुश। तो प्लेजर में भी होता है, सिंपैथेटिक रिएक्शन केवल पेन में नहीं होता है, दैट इज इन प्लेजर ऑल्सो। तो पूछा जाए कि प्लेजर अफेक्शन में भी, किसी से आप यदि प्रेम में हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का रिएक्शन आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो है, कभी रोने वोने का मन हुआ वहाँ पर भी आता है, ठीक है। हाँ, भावना जहाँ प्रधान हो जाए वहाँ पर ऑटोनोमिक का सिंपैथेटिक आ जाएगा। इसमें भी होगा, सब में होगा। तो ऑटोनोमिक जो उसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक वाला जो पार्ट है उसका सिंपैथेटिक होता है। जब किसी चीज़ को देख के आप रिएक्ट करते हैं तो वो सिंपैथेटिक होता है। लेकिन मान लीजिए अब अचानक कहीं खड़े हैं अंधेरा में, अचानक आप रोड पे जा रहे हैं और भूत दिख गया, सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका। भूत दिखेगा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, और यदि कहीं वो हलचल कर दिया तो फिर तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि चलिए ये ऑटोमेटिक वाला काम करता है, लेकिन तो ये नॉर्मल जो होता है उसी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी परिस्थिति से पूरा विचलित हो गए, लेकिन थोड़ा देर लगना ये शेर नकली था, तो आपका सेंस फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर धड़कन ठीक हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तमाम अंदर का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, केवल बाहरी थोड़े होता है। तो सिंपैथेटिक आपको उद्दीपन देता है और पैरासिम्पैथेटिक उससे काम करता है, शांत करता है, कूल डाउन करता है। तो जब नॉर्मल हो गए, जैसे मान लीजिए दूर से देख रहे हैं, सिंपल है कि किसी लड़की का शादी हो गया है तो वो जा रही है, फिर आप देख रहे तो मतलब जिससे हम शादी करना था तो वही जा रही है, तो नहीं टेंशन हो जाएगा पूरा भयंकर टेंशन हो जाएगा। तो उस केस में पूरा उद्दीपन आ गया। लेकिन फिर जब नज़दीक से देखे, वो कहते हैं आँख का चश्मा खराब हो गया, दूसरे लड़की दूसरी ही है, उसका नहीं हुआ शादी, तो उस केस में फिर तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। तो उसमें इसको पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, यानी कि सिंपैथेटिक हुआ, पूरा परेशान हो गया, लेकिन तुरंत उसको हल मिल गया कि नहीं वो बात नहीं है, तो उसको पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। समझा गया? तो ये जैसे कि एक बार हम बोल दिए कि मेरा जो है यूपीएससी में हो गया, तो मेरा एक दोस्त था, बोला पूरा टेंशन हो गया, फाइनल हो गया। हमने हाँ हाँ हो गया, बस अब रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट अभी आना है ना तो इतना देर में जो उसका रिएक्शन हुआ वो सिंपैथेटिक है। और जब हम बताए कि नहीं मेरा अभी नहीं रिजल्ट आया है, तो वो नॉर्मल हो गया, मतलब चलो मिठाई खाते हैं, नहीं हुआ इसलिए मिठाई खाते हैं, तो वही पैरासिम्पैथेटिक है। बात समझ आ गई? 2-3 बातें इसमें समझने लायक हैं। सेंट्रल सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर बना होता है। यह जो है 6 भाग में बटा होता है। 6 भाग का नाम बताइए। अब एक एक करके बताएंगे, आप आशुतोष बताइए। 6 भाग, मस्तिष्क के 6 भाग होते हैं, वो बताइए। सेरिबेलम, डाइंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स, तब मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। जो सेरिब्रम है उसके 4 भाग, उसे आप बताइए। सेरिब्रम के 4, हाँ, फ्रंटल, आप याद कीजिए, आप बताइए। ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल क्या काम करता है आप बताइए? देखने का काम करता है। टेम्पोरल का मेन काम क्या है? ठीक है। और जो फ्रंटल और पेरिएटल का क्या काम है आप बताइए? चिंतन, थॉट, नहीं, स्पर्श का, स्पर्श, सेंसर, ठीक है ना। बैलेंस का काम सेरिबेलम करता है, ठीक है ना। मूवमेंट, संतुलन, बैलेंस का काम वो करता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बेसिकली यही पूछेगा किस जोन का क्या काम है, ज़्यादातर यही सवाल आता है। बताने में मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही बता दिया, इसलिए कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे कि हम उसको किसी भी तरीके से पूछेगा तो बता सकते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट है सेरेब्रम है, सेकंड सेरिबेलम है, ठीक है। देखने और सुनने वाला रीजन 2 है ब्रेन में, एक
बीपी, हार्ट, पाचन, श्वसन और उल्टी, ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पीएनएस से क्यों, कैसे अलग है? ये मोटर और सेंसर के लिए रिफ्लेक्स एक्शन ये ओवरऑल जो होता है वो सब इंटरनल। यदि एक सवाल नॉर्मल पूछ दे कि नर्वस सिस्टम कहते किसको है, वो स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलाकर उल्ला क्या होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम, शरीर में जितने भी नर्व्स हैं उनके कंट्रोलिंग और शरीर की जितनी भी प्रतिक्रिया हैं उनके रिएक्शन को के जोड़ को नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्यों? इसका नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? दो चीज़, एक होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड द रिएक्शन। बस दो ही काम है। क्या काम है? टू गेट द इंफॉर्मेशन बाय व्हाटसोएवर मीन्स वी हैव एंड टू प्रोवाइड द रिएक्शन बाय व्हाटसोएवर इक्विपमेंट्स वी हैव। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना और उसकी प्रतिक्रिया को देना ही हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है। यह आंतरिक और बाह्य दो होता है। ऐसे केवल मान लीजिए हम खाना खाएं तो पचाने का निर्देश नहीं ना देते हैं, मुंह में डाल लिए, बस इतना ही हमको करना है, इसके बाद बाकी सब काम कर लेगा। तो ये तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट अंदर होता है। कहाँ होता है? जो खाना को पचाने में, खाना को बोलस को काइम बनाने में, काइम को काइल बनाने में जो मूवमेंट होता है उसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टालसिस। कल बताया था मैंने। तो यह मूवमेंट भी इसी से कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन अब इतना बताया, अब यदि पूछ दे कि ये बताइए कि यूरिन त्यागने का जो निर्देश है वह किस ब्रेन का किस पार्ट से आता है? ठीक ठीक, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। हाँ, वो रिफ्लेक्स में आएगा कब? जब शेर आ जाएगा और आपको पेशाब हो जाए तो वो रिफ्लेक्स में आएगा। तब वो आ सकता है। इतना आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए क्या है कि हमने सब बताया, तो यहाँ पर जो आप ये आपके बुद्धि को बताया गया, बढ़ाया गया, नॉलेज को बढ़ाया गया, लेकिन विजडम को आपको लगाना पड़ेगा। इसी इन्फॉर्मेशन से कोई आंसर निकाल लेगा, इसी इन्फॉर्मेशन से कोई बोलेगा सर तो बताए नहीं, सभी आ जाएगा, कोई नहीं। चलिए कुछ बातें इसमें लिखने लायक हैं, वो लिख लीजिए। लिखिए लार का गिरना। अब देखिए सवाल क्या पूछेगा, ये देखिए पूछेगा किस नर्वस सिस्टम के चलते लार बनना बंद हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाघ देख के। क्या बोलिएगा? आंसर क्या होगा? बाघ देखने के बाद। जैसे कि थूक सूखा जाता है ना आदमी के मुंह में, वही चीज़ है ये। जैसे आप बाघ देखिएगा तो थूक सूखा जाएगा, भूत देखिएगा तो थूक सूखा जाएगा। तो थूक कब सूख रहा है? सिंपैथेटिक में। ऑटोनोमिक का सिंपैथेटिक, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में। अचानक से आप देखे कोबरा, अब जान प्राण खत्म है, ये तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा लार कम बनना किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक का। और उल्टा क्या होगा? लार अधिक बनना असिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो समझ में नहीं आएगा कि सवाल पूछा कहाँ से। सवाल तो पूछा है रिफ्लेक्स एक्शन पर, समझा गया? उसी तरह सांस का रेट बढ़ जाना, श्वसन का दर। मान लीजिए हम तो सांस का प्रक्रिया तो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है मेडुला ऑब्लिंगेटा से, लेकिन श्वसन का दर बढ़ जाना सिंपैथेटिक, और श्वसन का दर घट जाना, लार सूख जाना। लार सूखना सिंपैथेटिक, लार बनना पैरासिम्पैथेटिक। इसमें बहुत सारा उल्टा हो जाएगा ना। देखिए सिंपैथेटिक को हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंपैथेटिक मतलब बाघ याद रखिएगा, तभी याद रहेगा। बीपी का बढ़ना, हार्ट रेट का बढ़ना, सिंपैथेटिक। बात समझ आ रही है? सब बढ़ जाए नहीं, एक हिम्मत घट जाएगा, बाकी सब बढ़ेगा, हिम्मत घट जाएगा, साहस घट जाएगा। एक आजकल ऐड आता है टीवी में, देखे होंगे, वो गोरिल्ला का फोटो ले रही है, तब तक गोरिल्ला सामने आ जाता। तो वही LIC का है कि ज़िंदगी कहीं भी बदल सकती है, इसलिए LIC करा लीजिए। देखिए हाँ, ये जो गड्ढा हम बताते हैं ना शुरू में, यहाँ पे गड्ढा होता है और एक उठा होता है। तो लिख लीजिए, मान लीजिए हम इतना मेहनत से इसको खोजे हैं तो आपको भी लिखवा ही देते हैं। गड्ढा जो है, गड्ढे को कहते हैं SULCI। क्या कहते हैं गड्ढे को? SULCI। दिमाग में जो ऐसे खांचा बना होता है ना, अखरोट टाइप का, इसीलिए
तो खांचा इसलिए बना होता है ना कि कम जगह में आपको अधिक स्पेस देना चाह रहा है, इसीलिए। और देखिएगा कि ब्रेन का कितना खासियत और प्रकृति का कितना सामंजस्य है कि जो स्ट्रक्चर ब्रेन का है वही ब्रेन अखरोट का भी है, वही स्ट्रक्चर। तो अखरोट खाइएगा तो ब्रेन तेज होगा। उल्टा भी होता है, जिस चीज़ का जो स्ट्रक्चर है और उसी चीज़ का स्ट्रक्चर का चीज़ ज़्यादा खाने लगिएगा तो खराब भी हो जाएगा। जैसे बीन्स वाला जितना फली है उसका सबका स्ट्रक्चर किडनी जैसा होता है, तो वहाँ दिखाता है कि किडनी जब खराब होती है मत खाइए। ऐसा नहीं है कि उसको खाने से किडनी ठीक हो जाएगा, उल्टा भी है। तो ब्रेन में जो ये है इसको कहते हैं ACULCI, सुल्की, सुलसाई इसको बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। CI मतलब उसके प्लूरल के लिए यूज होता है, जैसे विली में विलाई, जैसे रेडियस में रेडियाई, तो ये प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो उभार जो होता है, जो गड्ढा है, इसको सुल्की बोलते हैं। जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं GYRI, गायरी। एक लिख दिए, पीनियल ग्लैंड थैलेमस का पार्ट होता है, जबकि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। हाँ, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। पिट्यूटरी तो समझिए कि मेन ये है, आपको जो बुद्धिमानी से संबंधित जितना भी काम है ना पिट्यूटरी का आता है। और जब ग्लैंड पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल आपको बताएंगे, लिखिएगा। और अगला सुलझ गया, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से किसका योगदान मस्तिष्क की बुद्धिमानी बढ़ाने में है, बढ़ाने में है, तो सुलसी और गायरी। गड्ढा और उभार का ये सवाल ऐसे पूछेगा ना, इसलिए कह रहे हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसिडर्ड टू द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, सेरेब्रम, ठीक है। सेंटर ऑफ लर्निंग भी वही है, सेंटर ऑफ मेमोरी भी वही है। स्पर्श और स्पर्श से होने वाली क्रियाओं में ब्रेन का कौन सा पार्ट काम में आता है? थैलेमस। हाँ, तो वो तो अपर मतलब कि ये हो गया ना, PNS में हो गया, पेरिफेरल में। मेन ब्रेन में थैलेमस, ये उधर ठीक है आपका, लेकिन मेन ब्रेन में जो डाइएन्सेफेलॉन है उसी का पार्ट है थैलेमस। थैलेमस जो है स्पर्श में भी काम करता है, स्पर्श और स्पर्श के रिएक्शन में। विच पार्ट इज अकाउंटेबल फॉर सेंसरी एंड सेंसर रिलेटेड रिएक्शंस? स्पर्श और स्पर्श जनित क्रियाओं के लिए डाइएन्सेफेलॉन का थैलेमस पार्ट जिम्मेदार होता है। और हाइपोथैलेमस में भी लिखा है ना, पीयूष ग्रंथि होती है, तो इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। शरीर का ताप नियंत्रण सेंटर किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। ये सवाल BPSC में पूछ चुका है, ठीक है। इस बार आपको देखिए सवाल आउट कर रहे हैं हम, आप लोग अभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए। इस बार जो सवाल BPSC में आएगा ब्रेन से, वो यहाँ से आएगा, मेडुला ओब्लांगाटा। उसका मतलब सवाल कोई भी है उसका आंसर होगा मेडुला ओब्लांगाटा। सवाल कोई भी होगा, आपको आता होगा जो, ठीक है, नहीं आता होगा आप मेडुला ओब्लांगाटा मार के चलाइएगा, ठीक है। उल्टी और मूत्र का निर्माण एक ही जगह से होता है, ठीक है ना। यानी अब ये हम यूरिन तो अलग से पता नहीं थे, लेकिन जहाँ से उल्टी है वहीं से यूरिन डिस्चार्ज करता है। पॉन्स जो है ना केवल श्वसन का नियंत्रण करता है, लेकिन इसको कई बार हम लोग मेडुला ओब्लांगाटा का ही भाग मानते हैं। लेकिन यदि केवल अलग से पॉन्स पूछ ले तो लिखिए केवल और केवल श्वसन पे नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूमोटैक्टिक सेंटर। क्या कहते हैं इसको? न्यूमोटैक्टिक। लेकिन स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, PNE, वही न्यूमोटैक्टिक सेंटर। या पॉन जो है ना, पॉन श्वसन का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको न्यूमोटैक्टिक कहते हैं। सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग है और यह बैलेंस को बनाता है और ऐच्छिक क्रियाओं का संतुलन करता है, यानी कि अनैच्छिक का नहीं, ऐच्छिक का। मतलब जो मन से आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम इसी लाइन पे चले, जो ये लाइन बना ना इसी पे चले, तो ये ऐच्छिक क्रिया है सेरिबेलम। ट्रेन की पटरी पे बहुत लोग आसानी से चल लेते हैं, बहुत लोग नहीं चल पाते हैं, तो वही है, नहीं चल पा रहे हैं तो उनको कहीं चल के और जाना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज़ है, तेजी से आना वो बहुत अलग चीज़ है। तेजी से आता हुआ तो वो ऐच्छिक क्रिया पर है, वो स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये ऐच्छिक क्रिया है सेरिबेलम, अनैच्छिक क्रिया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, रिफ्लेक्स।
अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस कैसे पता लगता है क्या कलर ब्लाइंड? एशरा प्लेट से, उसका एक प्लेट होता है, एशरा प्लेट बोलते हैं उसको। वो बहुत पहले डिवाइस किया गया ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक के द्वारा। उसमें रैंडम जो डॉट्स होते हैं उसमें से ग्रीन और रेड पिगमेंट सेल्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ऐसे 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 डॉट बना रहेगा और उसमें 2 लिखा रहेगा डॉट से ही। तो जिसको अब डॉट से यदि 2 लिख दें हम और फिर डॉट बना दें तो अलग अलग कलर पर दिख रहा है कि इसमें 2 लिखा हुआ है। तो जिसका कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको नहीं दिखेगा, जिसको नहीं होगा उसको दिखेगा। तो और जिसका पार्शियल इसे होता नहीं है, चूँकि ये मदर कैरियर होती है, इस पर आपका कोई बश होता नहीं है। महिलाओं में ये होता नहीं है, पुरुषों को धोखा देता है। लाल और हरा पिगमेंट सेल में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। जैसे कि अब ओढ़ोल का फूल हमको तोड़ने के लिए देने का बहुत टाइम लगता है, हरा में लाल दिखता नहीं है जल्दी, दिक्कत होता है किसी को भी, ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन अब चूंकि आनुवंशिक है तो कुछ कर नहीं सकता उसको। चलिए 2-3 सवाल और लिखिए कि यदि कोई दारूबाज पकड़ा जाता है, कोई अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करता है, तो उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग पहले डैमेज होगा? पहले का ही होगा ये मतलब कि सेरिब्रम, पहला वाला ही पहले यही डैमेज होगा। कैसे? क्योंकि जो सेरिबेलम नहीं, पहले सेरिब्रम होगा और बाद में सेरिबेलम होगा। पहले प्रमस्तिष्क बाद में अनुमस्तिष्क। यानी देखिएगा, सबसे पहले उसका स्मृति का लोप होता है। जो दारू पी लेता है उसको कुछ याद नहीं रहता है, तो चूंकि मेमोरी से संबंध है सेरिब्रम का, उसी को डैमेज करता है। करते करते उसको फिर खत्म कर देता है। मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजस। मस्तिष्क के द्रव मेनिंजस, और मस्तिष्क के द्रव को क्या कहते हैं? फ्लूइड। और उसी में जब बीमारी होता है तो क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस। देखिए, ब्रेन का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, उसमें से एक वर्ड है इंसेफ्लॉन। इंसेफ्लॉन इज ऑल्सो ब्रेन, ठीक है ना? तो इसलिए इंसेफ्लाइटिस होगा, यानी समथिंग पर्टेनिंग टू ब्रेन। इंसेफ्लाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क ज्वर। तो आजकल जापानी इंसेफ्लाइटिस चल रहा है। 3 झिल्लियाँ होती हैं, याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है कि मेनिंजस जो है कितना होता है, तो 3 लेयर होता है। तो मस्तिष्क के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को? कोई सवाल? फिलहाल तो नहीं है। मेन इसमें जो 2-3 बातें समझनी है, एक बार 1-2 मिनट में रिवीज कर देते हैं। जैसे 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि 8 हड्डी वाला 6 भाग होता है मस्तिष्क का। क्रेनियल में 8 है, इसका भाग कितना है? 6 भाग सेरेब्रम, सेरिबेलम और डायंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। अब उसके इसका जो 6 भाग है, उसमें जो पहला वाला भाग है उसका 2 भाग होता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का कंट्रोल राइट पे होता है बॉडी पर, और राइट का कंट्रोल लेफ्ट वाले बॉडी पर होता है। लेकिन यह एक जनरल डिवीजन है। माइन्यूट डिवीजन क्या है? फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल में 2 काम है, चिंतन और तर्क, लॉजिक। इसका क्या काम है मैम? और टेम्पोरल का क्या काम है? और ऑक्सीपिटल का क्या काम है? थैलेमस का क्या काम है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बस ये ध्यान रखिए कि थैलेमस के इन्फॉर्मेशन को रिले करता है और हाइपोथैलेमस उस पर रिएक्ट करता है। समझा गया? इतना ही है। इसके आगे बढ़िए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 4 कोष्ठक होता है, 2 कोष्ठक ऊपर में, 2 कोष्ठक नीचे में। ऊपर वाला सुनने के लिए, नीचे वाला देखने के लिए, ठीक है। पॉन्स जो है बेसिकली रेस्पिरेशन पे काम करता है, ठीक है। और एब्लोंगाटा जितना काम बच गया, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रेशर, ये यूरिन, उल्टी, सब ये करता है। मेन सवाल इसी एक लाइन से आएगा। अब ये हो गया कि सेंट्रल का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नस निकलता है, टोटल 43 जोड़ी नस हो जाता है। 43 जोड़ी शरीर के कोना कोना तक फैल जाता है, इसीलिए इस पूरे तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, न कि केवल इसको। यह सेंट्रल है और बाकी जो इधर फैला है बहुत ये सब पेरिफेरल है। पेरिफेरल ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पे काम करता है, और लेकिन कई बार जान के, मान लीजिए हम शरीर को निर्देश दे रहे हैं कि चलो हमको 50 बार ऐसे करना है, तो यह तो रिफ्लेक्स पे नहीं ना है, लेकिन यह क्या है? यह मोटर है। यानी इट इज़ ब्रेन से बॉडी, यह ब्रेन से बॉडी को रिएक्शन, तो ये मोटर में आ गया।
लेकिन है सोमैटिक ही। क्या है? मतलब कि इसका रेंज क्या है? सोमैटिक ही है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होता है? ऑटोनोमिक। वह रिएक्शन बेस्ड पर ही है, लेकिन वो आपको शरीर को नहीं टच कर रहा है। ये मन का रिएक्शन है, ब्रेन का रिएक्शन है। देखा किसी को, बोला करीब राक्षस आ गया, तो वो जो रिएक्शन है वो है ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में दो पार्ट है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक आपको परेशान करता है और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स करता है। यानी परेशानी का जब अंत हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक, परेशानी आ गया तो सिंपैथेटिक। इसलिए ज़्यादा सिंपैथी मत दिखाइए किसी से, क्योंकि सिंपैथी से परेशानी आ जाती है। इस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।